हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हमारा जो टॉपिक है वो रेनर मारिया रिल्के, एक जर्मन पोइट हैं जिन्होंने फ्रेंच में भी लिखा है और ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आज हम इनकी पोइट्री की मेन थीम के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग और मेन थीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश से एमए करते हैं और अगर उनके सिलेबस में लगाया हुआ है तो वो काफ़ी कन्फ्यूज हैं, क्योंकि इनका जो मैटर है वो एक्चुअली गूगल पर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। फिर भी हमने जैसे तैसे करके आपके लिए एक लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करने वाले हैं, और एक लेक्चर हमने इससे पहले भी अपलोड किया है जिसके ऊपर हमने इनकी बायोग्राफी के बारे में और रेक्विएम फॉर ए फ्रेड जो है उसको डिस्कस किया है बहुत आसान लैंग्वेज में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हम पोइटिक स्टाइल एंड थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो रेनर मारिया रिल्के हैं ये एक इमोशनल करेक्टर का यूज करते हैं। इनकी पोइट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो इमोशनल करेक्टर इन हिज राइटिंग, यानी कि इमोशनल करेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है रेनर मारिया रिल्के की राइटिंग के अंदर। तो सबसे पहला इनकी स्टाइल ये देखिए। सेकंड है अनबियरेबल करेक्टर, अनबियरेबल करेक्टर। तो कैरेक्टर जो है वो ऐसे यूज करते हैं जिसको सहन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखें तो पोला मोडरसन जो है, जो पोला मोडरसन है जिनके ऊपर इन्होंने रेक्विएम फॉर ए फ्रेंड लिखा है, तो रियली में वो अनबियरेबल कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम बात करें हिज राइटिंग वेरिंग फ्रॉम, इनकी जो रेनर मारिया रिल्के है इनकी राइटिंग जो है वो वेरी करता है फ्रॉम सिंपल टू प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, यानी कि इजी से लेकर के डिफिकल्ट लैंग्वेज तक जाते हैं। तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर रेनर मारिया और रिल्के, ये एक राइटर है, जर्मन पोइट हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। रेनर मारिया रिल्के तो इमोशनल कैरेक्टर का यूज होता है, अनबियरेबल कैरेक्टर है, और ही इज राइटिंग वेरिंग फ्रॉम सिंपल टू प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, यानी कि आसान से लेकर के और बहुत डीप तक की ये बात करते हैं। ही फोर्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से देखिए, ही फोर्स्ड हिज लैंग्वेज टू सच एक्सट्रीम्स, यानी कि लैंग्वेज के ऊपर इतना फोकस करते हैं ये दैट इट मे बी करेक्टराइज्ड, जो लैंग्वेज है वो करेक्टराइज करती है एज ए डिस्टिंक्ट आर्ट अमंग अदर्स, यानी कि डिफरेंट आर्ट अमंग अदर आर्ट्स, यानी कि इनकी जो आर्ट है, इनकी जो राइटिंग है वो दूसरे राइटर से क्या करती है, डिफरेंट बन जाती है जब ये इसका लैंग्वेज का यूज करते हैं। एंड उनकी जो लैंग्वेज जो है वो डिस्टिंक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लैंग्वेज, यानी कि आर्ट को तो डिफरेंट यूज करते हैं और लैंग्वेज को सेम रखते हैं। ये इनकी कमाल की इनके अंदर एक एबिलिटी है। तो ये इनके कुछ पॉइंट्स थे जो पोइटिक स्टाइल जो है, अगर आपको पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि रेनर मारिया रिल्के की पोइटिक स्टाइल क्या है, तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इससे बाहर आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको इन रेनर मारिया रिल्के के बारे में कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो इनकी मेन थीम ऑफ पोइट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम इसकी मेन थीम की बात करेंगे कि जो रेनर मारिया रिल्के है इनकी मेन थीम क्या है। तो फर्स्ट है इरोटिक एंड स्पिरिचुअल लव। इरोटिक एंड स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं। इरोटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर, यानी कि सेक्सुअल प्लेजर की बात करते हैं। इरोटिक जिससे हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर एक उत्तेजना होती है। सो इरोटिक एंड स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं बिटवीन मैन एंड वीमेन। इरोटिक एंड स्पिरिचुअल लव बिटवीन मैन एंड वीमेन की बात करते हैं। नेक्स्ट है ही यूज्ड सिंबलिज्म एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। इनकी पोइट्री के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिंबलिज्म मिलेगा, और वो किस लिए यूज करते हैं, एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि सिंबलिज्म को लिंक करते हैं एक्सप्रेशन के लिए। ही टॉक्ड अबाउट, और इनकी पोइट्री में किस चीज की बात होती है, लव की, डेथ की, फियर ऑफ चाइल्डहुड, द मैटर ऑफ गॉड, बहुत ज्यादा यूज होता है। सो ही टॉक्ड अबाउट लव, डेथ, द फियर ऑफ चाइल्डहुड एंड मैटर ऑफ गॉड एटसेट्रा, यानी कि मैटर ऑफ गॉड की बात करते हैं। और इन्होंने एक वर्क लिखा द बुक ऑफ आवर्स, द बुक ऑफ आवर्स, मैं यहां लिख देता हूं। इन्होंने एक बुक लिखते हैं द बुक ऑफ आवर्स, द बुक ऑफ आवर्स,
ये इन्होंने एक वर्क लिखा और इसी वर्क के अंदर क्या कहते हैं, ही सेज दैट कि गॉड इज नॉट लाइट, गॉड इज नॉट लाइट, भगवान प्रकाश नहीं है, बट डार्कनेस, वो क्या है, अंधेरा है। नॉट ए फादर, वो फादर भी नहीं है, बट ए सन, मगर वो तो क्या है, एक पुत्र है। नॉट द क्रिएटर, वो एक सृष्टि की रचयिता भी नहीं है, बट द क्रिएटेड, भगवान को बनाया गया है। तो यहां पर आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि किस चीज की बात करते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे का जो कंसेप्ट है वो यही लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेडरिक नीत्शे के जो रेनर मारिया रिल्के हैं ये क्या है, कंटेम्प्रेरी राइटर हैं। तो यहां पर ये किसकी बात करते हैं, एंटी क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, एंटी क्रिश्चियनिटी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि इनकी जो थीम के अंदर क्या आएगा, एंटी क्रिश्चियनिटी। और ये एक पॉइंट बोलते हैं कि रिलीजियन इज द आर्ट ऑफ दोज हु आर अनक्रिएटिव, रिलीजियन इज द आर्ट फॉर दोज हु आर अनक्रिएटिव। ये पॉइंट लिखना आपको एग्जाम के अंदर, जब एंटी क्रिश्चियनिटी की बात आती है तो ये पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर 100% लिखना है, क्योंकि ये क्या है, एंटी क्रिश्चियनिटी। और ये बोलते हैं कि रिलीजियन इज द आर्ट, रिलीजियन क्या है, धर्म क्या है, एक आर्ट है फॉर दोज हु आर अनक्रिएटिव। और ये बोलते हैं कि अगर आपको भगवान को पाना है, ये बोलते हैं कि एंटी क्रिश्चियनिटी, अगर आपको भगवान को पाना है तो ये एक जर्नी है जो इंसान को खुद को ट्रेवल करनी चाहिए, यानी कि एक सिंगल इंसान की जर्नी है जो उसको ट्रेवल करनी चाहिए। यानी कि ये इस चीज के विरुद्ध हैं, एंटी क्रिश्चियनिटी हैं, यानी कि ये गॉड क्राइस्ट के क्या हैं, एंटी क्रिश्चियन है। तो आपको मैंने कई सारी चीज़ें बताई हैं उनकी मेन थीम के बारे में। वो एक सिंबॉलिक पोइट थे, एक्सप्रेशनिस्ट थे, और वो एंटी क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते थे। और आप उनकी जो मेन थीम में आप ग्रीक मिथोलॉजी को भी देख सकते हैं। ग्रीक मिथोलॉजी का मतलब होता है कि वो एंशिएंट जो लेजेंड है, गॉड है, गॉडेसेस है, हीरोज है, लेजेंड है, उनकी पावर को दिखाती है अपने वर्क के अंदर। तो एंशिएंट मिथोलॉजी को आपके अंदर जैसे गॉड, गॉडेसेस, लेजेंड, यानी कि जो ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर जो देवी देवताओं को ज़्यादातर दिखाया जाता है, तो इनकी पोइट्री के अंदर ग्रीक मिथोलॉजी को काफ़ी दिखाया जाता है, क्योंकि जर्मन पोइट थे। और इनकी पोइट्री के अंदर नेशनलिज्म को भी काफ़ी दिखाया जाता है, नेशनलिटी को भी काफ़ी दिखाया जाता है। उनकी जो जिस टाइप से, जैसे अगर आप देखें तो टी.एस. एलियट ने एक वर्क लिखा है द वेस्टलैंड, जो 1922 में पब्लिश होती है, द वेस्टलैंड। तो वो भी एक होलोनेस को दिखाते हैं। तो ये भी इसी टाइप से एक जो वर्क है वो पूरी की पूरी कंट्री का एक जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था उसको जैसे अमेरिका के अंदर टी.एस. एलियट फेमस हुआ, वैसे इनका वर्क जो है वो जर्मन और फ्रेंच कंट्रीज, जो जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, जहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है, वैसे इनका वर्क पब्लिश होता है, काफ़ी फेमस होता है। तो नेक्स्ट देखिए, ये जो पोइट्री जो है, ये पोइट्री किसके लिए लिखते हैं, यानी कि इनका मेन रीजन पोइट्री का पैसा कमाना नहीं है, नहीं, इनका मेन रीजन जो पोइट्री लिखने का है, द सर्च फॉर डीपर मीनिंग इन लाइफ थ्रू आर्ट, द सर्च ऑफ डीपर मीनिंग इन लाइफ थ्रू आर्ट, यानी कि लाइफ का मीनिंग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, किसके थ्रू, आर्ट के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, यानी कि अपनी राइटिंग के थ्रू अपनी लाइफ का मीनिंग निकालने की कोशिश कर रही है। और ये कहते हैं कि लाइफ इज मच मोर देन क्रिएटिव आर्ट, जिंदगी जो है वो एक आर्ट से बहुत आगे है। लाइफ इज मच मोर देन क्रिएटिव आर्ट इधर। और बहुत सारे जो क्रिटिक हैं इन्होंने इसकी पोइट्री से क्या निकाला ये जानना बहुत जरूरी है। इधर ही वॉज द प्रोफेट ऑफ ए न्यू रिलीजन, आइदर ही वॉज द प्रोफेट ऑफ ए न्यू रिलीजन, यानी कि क्या तो या तो वो एक प्रोफेट थे न्यू रिलीजन के, क्योंकि उन्होंने एंटी क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात की, और ही वॉज नोबडी, या तो वो प्रोफेट थे नए रिलीजन के, नए धर्म के, या फिर वो कुछ भी नहीं थे। ही थिंक्स, और वो क्या सोचते थे, ऑफ द ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ द नॉन ह्यूमन। ही थिंक्स, वो सोचते हैं ऑफ द ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ द नॉन ह्यूमन। और ये शेक्सपियर के उल्टे थे। अगर आपने देखा हो तो शेक्सपियर के जो वर्क हैं उनके अंदर क्रिएटिव राइटिंग बहुत ज़्यादा है, यानी कि उनके अंदर जो कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है। वो शेक्सपियर थिंक्स ऑफ नॉन ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन, और ये क्या सोचते हैं, ही थिंक्स ऑफ द ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ द नॉन ह्यूमन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये बहुत बार यूजीसी नेट एग्जाम में इनको पूछा जाता है
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो फेमस होते हैं, डू यू नो एलिजीज द सोनेट टू ओरफेस, इन दो की वजह से फेमस होते हैं। ये जब दो वर्क पब्लिश होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं वर्ल्ड वाइड। और ये दोनों ही वर्क हैं ये 1922 में पब्लिश होते हैं। ये भी 1922 में पब्लिश होता है और ये भी सोनेट टू ओरफेस ये भी 1922 में पब्लिश होता है। अब जो डू यू नो एलिजीज है ये कलेक्शन है ऑफ 10 एलिजीज का। और एलिजी किस लिए लिखे जाते हैं? एलिजी किसी डेड पर्सन को प्रेज करने के लिए लिखे जाते हैं, उसकी प्रशंसा की जाती है जो डेड पर्सन है। यानी कि एलिजी की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे थॉमस किड हैं वो एलिजी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप उनकी एलिजी के बारे में जान सकते हैं। तो ये डेड पर्सन की प्रशंसा करने के लिए, उसको याद करने के लिए उसको लिखा जाता है डू यू नो एलिजीज। ये 1922 में पब्लिश होता है और ये कलेक्शन क्या है ऑफ 10 पॉइंट्स, इसके अंदर मेंस लोनलीनेस, लाइफ और डेथ, तीन चीजों की बात करते हैं। मेंस लोनलीनेस, लाइफ और डेथ, इन 3 पॉइंट की बात करता है डू यू नो एलिजीज। सेकंड ये वर्क है द बुक ऑफ आवर्स। द बुक ऑफ आवर्स के अंदर ये जो रिलीजन के ऊपर सबसे ज्यादा शोध करते हैं और रिलीजन के बाद में शोध करने के बाद में उसके ऊपर लिखते हैं तो ये एंटी क्रिश्चियन हो जाते हैं। एंटी यानी कि एंटी क्रिश्चियनिटी को ये टर्म जो है वो अपने आप को एंटी क्रिश्चियन मानते हैं। अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, द सोनेट टू ओरफेस, ये भी 1922 में पब्लिश होता है। तो ये सैडनेस को दिखाता है, मेंस लोनलीनेस। और सोनेट की बात करूं तो सेंस ऑफ जॉय यानी कि खुशी, प्रेज और डिलाइट की बात करते हैं ये। तो ये सेंस ऑफ जॉय, प्रेज, डिलाइट, तो ये इनके 3 वर्क्स हैं। इन्होंने लगभग 1700 इन्होंने क्या लिखे हैं? पेपर पब्लिश किए हैं, पेपर पब्लिश 1700 यानी कि 1700 पेपर पब्लिश किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बात करूं इनकी डू यू नो एलिजीज, तो ये जो डू यू नो एलिजीज है, जैसे अमेरिका के अंदर जो टीएस इलियट का वेस्टलैंड फेमस हुआ था, वैसे ये जर्मन और फ्रेंच कंट्रीज के अंदर डू यू नो एलिजीज फेमस हुआ। और आज भी जो रेनर मारिया रिल्के है, इनको यूनाइटेड स्टेट्स का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का आज के दिन यानी कि 1926 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका टाइम पीरियड की बात करूं तो 1875 से लेकर के 1926, मगर आज भी इनको यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका का सबसे बेस्ट सेलिंग ऑथर माना जाता है। और आपको पता होगा कि इनके सारे के सारे वर्क जो हैं इन्होंने या तो जर्मन के अंदर लिखा है या फ्रेंच के अंदर लिखा है, और इनके सारे के सारे वर्क को क्या किया गया है? इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। तो इन्होंने एक वर्क और लिखा जो कि प्रोज वर्क है, यानी कि इन्होंने इसको पोइट्री में नहीं लिखा मगर इसको एक प्रोजाइक वर्क माना जाता है, लेटर्स टू ए यंग पोइट। लेटर्स टू ए यंग पोइट, ये एक 19 साल का लड़का है जिसका नाम है फ्रेंच सेवर कैपुस। सॉरी, मैं इसको नाम पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, पता नहीं इसको क्या पढ़ते हैं, XAVER सेवर। तो पोइट फ्रेंच सेवर कैपुस। तो इट इज ए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये एक प्रोज वर्क है, लेटर्स टू ए यंग पोइट। ये बहुत फेमस है, आज के दिन भी इसको अमेरिका के अंदर पढ़ा जाता है, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी इसको पढ़िए। इट इज ए प्रोज वर्क, और ये किसको लिखा जाता है? इट वॉज रिटन टू 19 ईयर्स ओल्ड पोइट फ्रेंच सेवर कैपुस, इसको लिखा जाता है। बहुत बार इसका यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर इसको पूछ लिया जाता है कि इन्होंने जो लेटर्स टू ए यंग पोइट जो है, ये जो लेटर है ये किस पोइट को लिखा? तो फ्रेंच सेवर कैपुस। और ये क्या है? एक प्रोजाइक वर्क है। सो फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। हमने इसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में बात किया, हमने इसकी मेन थीम के बारे में बात किया, और हमने इनके काफ़ी सारे वर्क्स के बारे में डिस्कस किया। और इससे पहले हमने एक इनकी बायोग्राफी को भी डिस्कस किया है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।